नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर या जीआईसी प्रवक्ता जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे और यूजीसी नेट या एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो एक क्लास है, उस क्लास के तीसरे इस सेशन में मैं आज 10 प्रश्नों के सेट पर आपसे चर्चा करूंगा। पहला सवाल जो मैंने लिया है वह यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया एक अच्छा सवाल है। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण करता है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों मैकगवर्न का है। इसमें लूथर, लास्की और डनिंग का भी नाम दिया गया है, लेकिन यह अमेरिकी राजनीतिक विचारक नहीं, राजनीतिज्ञ और 1972 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले डेमोक्रेट प्रत्याशी जो जीत नहीं पाए थे, एक प्रमुख राजनेता उस जमाने के डेमोक्रेट पार्टी के, उनका ये क्या है कथन था। इस कथन को अक्सर जो है उदारवाद और लोकतंत्र के संबंध के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहां पर इस उत्तर को देने में कुछ बातें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात तो यह कि उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में 5 केंद्रीय विशेषताएं रखता है। उदारवाद की पहली जो केंद्रीय विशेषता है वह व्यक्ति या व्यक्तिवाद है, दूसरा स्वतंत्रता है, तीसरा बुद्धि है, चौथा न्याय है और पांचवा सहिष्णुता है। हेनरी हेवुड जैसे राजनीतिक विचारधारा पर बहुत अच्छी कलम चलाने वाले ऑथर्स ने यह बात कही है। इसलिए एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को यह बात बहुत सुस्पष्ट होनी चाहिए कि उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र एक अलग सिद्धांत है, उदारवाद एक अलग सिद्धांत है। मैकगवर्न ने जो बात कही थी वो उनके संदर्भ में सही है, लेकिन उदारवाद की केंद्रीय विशेषता के रूप में संदर्भ सही नहीं है। उसका पहला लॉजिक तो ये है कि जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के प्रकारों को बताते समय कहते हैं कि ये उदार लोकतंत्र है, ये सामाजिक लोकतंत्र है, ये जन लोकतंत्र है। तो उदारवाद में जिस लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार किया गया है वह उदार लोकतंत्र है। समाजवाद में जिस लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार किया गया है वह सामाजिक लोकतंत्र है। और जो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जो मार्क्सवाद में जो लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार किया गया है वह क्या है? जन लोकतंत्र है। तो उदार लोकतंत्र जो है, जब हम लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं तो ये शब्द बताता है कि उदारवाद प्लस लोकतंत्र का सिद्धांत। इसलिए मैकगवर्न के इस स्टेटमेंट से अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बनाने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतंत्र उदारवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत है या एक कोर प्रिंसिपल है। लोकतंत्र अलग सिद्धांत है, उदारवाद अलग सिद्धांत है। दरअसल यहां पर यह भी बात समझने की है कि उदारवाद में लोकतंत्र के सिद्धांत को लेकर दरअसल एक दुविधा रही है। दुविधा क्या रही है कि उदारवाद एक सिद्धांत के रूप में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को स्वीकार करता है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, और दूसरी तरफ जो उदारवाद है वह ताकत या समानता को, उदारवाद ताकत या समानता को भी क्या है वह उसकी तरफ देखता है। जब वो शक्ति और समानता की लोकतंत्र की अवधारणा को देखता है, क्योंकि सरकार के पास शक्ति होगी, बहुमत के साथ शक्ति भी जुड़ जाती है, तो उसे कई बार ये लगता है कि ये ताकत कहीं आजादी को छीन न ले। समानता की ज्यादा बात करते करते कहीं व्यक्ति का अनूठापन, व्यक्तिवाद खत्म न हो जाए।
इसलिए यहां पर बच्चों ये बात समझ कर रखना है कि उदारवाद का लोकतंत्र के साथ जो रिश्ता था वो सहज रिश्ता नहीं था। इसलिए शुरुआती उदारवादियों ने सीमित सरकार की अवधारणा को स्वीकार किया। उन्होंने सरकारों को असीमित ताकत नहीं दी। तो इसलिए उदारवाद और लोकतंत्र का सिद्धांत अलग अलग है। मैकगवर्न का यह कथन था कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद दो सिद्धांतों का मेल है। यह मैकगवर्न के संदर्भ में यह बात सही है, लेकिन यह उदारवाद की विचारधारा के संदर्भ में समूचे तौर पर यह बात सही नहीं है। इसलिए इससे कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, आपको नहीं है। दूसरी बात बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप देखिए। जैसे इसमें लूथर, लास्की, डनिंग ये नाम दिए गए हैं। तो हम यहां पर अगर क्रॉस एग्जामिन करें तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक तो है कि मैकगवर्न है, ये बात हम प्रूफ करें। दूसरा कि लूथर, लास्की और डनिंग नहीं है, इस बात को भी हम प्रूफ करें। तो मैकगवर्न एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे। 1972 में डेमोक्रेट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, तो दोनों के नाम से भी उनकी विचारधाराओं का ताल्लुक रहा है। दोनों अपने नाम के अनुरूप ही दरअसल अलग अलग रुझानों को भी व्यक्त करते हैं। जो डेमोक्रेट हैं वो ज़्यादा बहुलवादी, ज़्यादा वास्तव में विविधता को स्वीकार करने वाले, लोकतांत्रिक परंपराओं को स्वीकार करने वाले हैं। और जो रिपब्लिक हैं, वो रिपब्लिक जो है वो अमेरिका में थोड़े से अपने विचारों के दृष्टि से उनमें जो रुझान है वह रुझान दक्षिणपंथी भी होता है। तो वो रिपब्लिक को, गणराज्य को बल देते हैं। वहां पर गणराज्य को बल देने के संदर्भ में वे थोड़े व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम बल देते। तो डेमोक्रेट थोड़ा सा लोकतंत्र को लेकर, या डेमोक्रेटिक जो लोग हैं वो लोकतंत्र को लेकर उनके प्रति रुझान या उनमें रुझान ज्यादा होता है। तो मैकगवर्न की बात। लूथर यहां पर इस प्रश्न के ऑप्शन में है। लूथर दो हैं। एक 1483 में ईसाई धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के प्रतिष्ठापक, उनके लिए लूथर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और कई बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो 1929 में जन्मे थे, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, और जो काले अमेरिकियों के नस्लीय असमानता के खिलाफ जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में नागरिक आंदोलन अमेरिका में चलाया था, जो महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे, उनके लिए भी प्रयोग होता है। यहां पर इस प्रश्न में केवल लूथर दिया गया है। जहां पर लूथर शब्द का दूसरे रूप में, दूसरे नाम के लिए प्रयोग करते, वहां पर मार्टिन शब्द भी आता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये पूरा नाम था। तो मार्टिन लूथर इसीलिए प्रयोग कर देते हैं, लेकिन लूथर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लूथर जो थे, एक का नाम ईसाई धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका नागरिक आंदोलन जो अमेरिका में हुआ था, काले अमेरिकियों के नस्लीय असमानता या भेदभाव के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, उनके संदर्भ में हुआ। लास्की 20वीं सदी के इंग्लैंड के जाने माने राजनीतिक विचारक हैं। संप्रभुता पर बहुलवादी सिद्धांतों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, और इसके साथ ही संघात्मक प्रणाली पर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रोफेसर लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। तो यहाँ पर लास्की और डनिंग अमेरिकी इतिहासकार और राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। तो इनका भी लोकतंत्र के संदर्भ में ऐसा कुछ उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो चार लोग हैं, इन चारों लोगों की चर्चा भी मैंने आपको, या ऑप्शन के जो एक्सप्लेनेशन थी वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है आदर्शवाद के विकास के लिए, उदारवाद के विकास के लिए, मार्क्सवाद के विकास के लिए, समाजवाद के विकास के लिए। तो यहां अगर हम लोग देखें तो इसमें जो उदारवाद के
विकास के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। लेकिन इस प्रश्न में जो और ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को क्लियर करने के क्रम में हम लोग कुछ बातें यहां पर देख सकते हैं। राज्य का एक जैव या आंगिक सिद्धांत होता है, जिसमें राज्य को जीवित प्राणी माना जाता है और व्यक्ति को अंग माना जाता है। ऑर्गेनिक थ्योरी जो थी राज्य की, उसमें चूंकि व्यक्ति अंग है, इसलिए व्यक्ति की तुलना में राज्य को उसमें ज्यादा महत्व क्या है, दिया गया है। भारत में मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के जैव या आंगिक सिद्धांत को, ऑर्गेनिक थ्योरी को हम वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिम में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, एक सीमा में, पूरी तरह से नहीं। जर्मन आदर्शवादियों में फिक्टे, यहां पर भी आपको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट मिलेगा। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का जो रिश्ता है वो आदर्शवाद से है, इसलिए ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, चूंकि उसमें व्यक्ति को अंग मानकर कम महत्व दिया जाएगा, व्यक्ति क्या होगा, राज्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण रह जाएगा, व्यक्ति साधन हो जाएगा। और उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है, उसमें व्यक्तिवाद का सिद्धांत है, इसलिए उदारवाद कभी भी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंप्लीकेशन उसके मूल जो विश्वास हैं उसके मूल विश्वासों के खिलाफ होगा। जो व्यक्ति को प्रमुख मानता है, व्यक्ति को साध्य मानता है, वह राज्य का कोई ऐसा सिद्धांत स्वीकार नहीं करेगा जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की संप्रभुता में, राज्य के दायरे में जाकर विलयित हो जाए। इसलिए यह सिद्धांत उदारवाद का नहीं है। दूसरा, वर्ग सिद्धांत, उपकरणात्मक सिद्धांत या फिर अल्थ्यूजर का संरचनात्मक सिद्धांत, ये सब मार्क्सवाद से या नव मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं, तो वर्ग सिद्धांत भी से संबंधित नहीं है। जो राज्य का यंत्रीय सिद्धांत है वो हॉब्स ने भी स्वीकार किया और इसके साथ ही जॉन लॉक ने भी स्वीकार किया, उपयोगितावादियों ने भी स्वीकार किया। यहां पर राज्य को मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक मशीन या एक यंत्र के जैसा माना गया, और जब मनुष्य अपने लिए कोई मशीन बनाएगा तो मशीन उसके लिए साधन होगी और वह क्या होगा, साध्य होगा। व्यक्ति को साध्य मानने वाली विचारधारा व्यक्तिवाद है, और इसलिए व्यक्तिवाद के सिद्धांत के संदर्भ में देखें तो उदारवाद से व्यक्तिवाद जुड़ा है और व्यक्तिवाद का सिद्धांत राज्य के यंत्रीय सिद्धांत से जुड़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बी ऑप्शन इसी आधार पर क्या होगा। आदर्शवाद में आंगिक सिद्धांत की तरफ या जैव सिद्धांत की तरफ रुझान आएगा। मार्क्सवाद के विकास के लिए अगर हम लोग देखें तो मार्क्सवाद में वर्ग सिद्धांत राज्य का आएगा। मार्क्सवाद में उपकरणात्मक सिद्धांत भी कुछ लोगों ने माना है, वह भी आएगा। और नव मार्क्सवाद में संरचनात्मक सिद्धांत है। इसलिए राज्य के बारे में मार्क्सवाद जो है वह क्या है, वर्ग सिद्धांत, उपकरणात्मक सिद्धांत या नव मार्क्सवादी संरचनात्मक सिद्धांत से क्या है, जुड़े हुए हैं। यहां पर समाजवाद के जो विकास के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो समाजवाद राज्य को यहां पर यह मानता है, राज्य के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण हम ये कह सकते हैं कि समाज के लिए, समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए राज्य का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए वह इन सिद्धांतों में शायद बात नहीं करता है। तो ये यहां पर मैंने राज्य के बारे में जो ये सवाल है उस सवाल को मैंने आपसे डिस्कस किया, और इसीलिए मैंने राज्य के और सिद्धांतों को भी क्या है आपको बताया यहां पर कि राज्य के और सिद्धांत क्या हैं। एक यहां पर जो तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, उस तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है। बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। बुर्जुआ राज्य और बुर्जुआ शब्द जो है वो मार्क्सवाद का शब्द है। मार्क्सवाद दो प्रकार के वर्गों की बात करता है, बुर्जुआ और सर्वहारा। उत्पादन के साधनों पर
जो स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं, मार्क्सवाद में उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा गया है, जो हैप्स हैं और जो अपने श्रम को बेचकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग कहा गया है। मार्क्सवाद ये मानता है कि आदिम समाज के बाद जितने भी समाज रहे हैं उसमें हमेशा गैर बराबरी होने के नाते दो प्रकार के वर्ग रहे हैं। जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो दो वर्ग हैं, उसमें एक बुर्जुआ वर्ग है और दूसरा सर्वहारा वर्ग है। इसलिए बुर्जुआ शब्द मार्क्सवाद का शब्द है और बुर्जुआ राज्य ये मार्क्सवादियों ने उदारवादी राज्य के लिए लेबल दिया था। उनका कहना था कि राज्य न्यूट्रल नहीं होता है, राज्य तटस्थ नहीं होता है, राज्य न्यूट्रल अंपायर नहीं होता है। इसलिए राज्य जो होता है हमेशा किसी जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं, जो उत्पादन या आर्थिक दृष्टि से जो शक्तिशाली वर्ग हैं वही राजनीतिक ताकत पर भी नियंत्रण रखते हैं। इसलिए यह इसमें आंसर होगा ए। अब यहां पर प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, इसको भी समझ लेते हैं। ये पीजीटी परीक्षा 2005 का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में मैं ये बांट देता हूं कि भाई उदारवाद को उसके राज्य के विचार के संदर्भ में और उदारवाद को उसके सरकार के विचार के संदर्भ में देखें। यहां पर कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए। राज्य के बारे में आप 4 प्रकार की अवधारणा को पढ़ते हैं: प्लूरलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, लेवियाथन स्टेट एंड पैट्रियार्कियल स्टेट। जो प्लूरिस्ट स्टेट है, बहुलवादी राज्य है, ये आईएएस में भी पूछा गया है 2018 या 19 के पीएसआईआर के पेपर में। तो जो बहुलवादी राज्य है वह उदारवादियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया, उदारवादियों के द्वारा इस विचार को दिया गया। उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य विभिन्न हितों के बीच में समन्वय और संतुलन करता है, राज्य समाज के किसी खास वर्ग से ताल्लुक नहीं रखता है, राज्य तटस्थ है। इसलिए उदारवाद का जो राज्य संबंधी दृष्टिकोण है उसे आजकल समकालीन पॉलिटिकल साइंस में उसके लिए एंड्री हेवुड ने प्लूरलिस्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया और इसको 2018 या 19 में आईएएस में पूछा गया। कैपिटलिस्ट स्टेट, पूंजीवादी राज्य, राज्य को पूंजीवादी कौन कहेगा? जो ये कहेगा कि राज्य पूंजीपतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसान आंदोलन में आप देख रहे होंगे कि आक्षेप यही है कि कृषि कानून जो थे वे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखने वाले हैं। तो कई बार हम आज भी जो आलोचना करते हैं वो मार्क्सवादी नजरिए से जुड़ी हुई आलोचना, मार्क्सवाद ने जो हमें एक लेंस दिया है चीजों को देखने के, उसके आधार पर करते हैं। तो पूंजीवादी राज्य मार्क्सवादी राज्य की अवधारणा है जो उन्होंने उदारवादी राज्य की अवधारणा को रिजेक्शन के संदर्भ में यूज किया था। और पूंजीवादी राज्य को ही बुर्जुआ राज्य क्या कहते हैं। आधुनिक राज्य की समस्त कार्यकारिणी बुर्जुआ हितों की प्रतिनिधि मात्र है। इसलिए राज्य और सरकार को मार्क्सवाद कभी भी न्यूट्रल अंपायर या आर्बिट्रेटर के रूप में नहीं देखता है, वो उसे इकोनॉमिक क्लास के नजरिए से देखता है। और इसलिए बुर्जुआ राज्य या पूंजीवादी राज्य का जो लीनेज है, जो उसका कनेक्शन है, वो मार्क्सवादी अवधारणा से है। जो न्यू राइट हैं, जो नव दक्षिणपंथी हैं, दक्षिणपंथी जो पुराने हैं, जो अनुदारवादी हैं, वो या जो फांसीवादी जो रहे हैं उनको दक्षिणपंथी कहते हैं। दक्षिणपंथ में 2 विचारधाराएं आती हैं, एक रूढ़िवाद या अनुदारवाद जिसको एडमंड बर्क ने आगे बढ़ाया, और फांसीवाद। फांसीवाद जो इटली में मुसोलिनी ने आगे बढ़ाया और जर्मनी में जिसे हिटलर ने आगे बढ़ाया। तो ये पुराना दक्षिण पंथ था। जो नया दक्षिण पंथ है वह नव रूढ़िवाद भी है, और नव रूढ़िवाद जो है वो स्टेट के इंटरवेंशन को हर सेक्टर में करने की बात करता है। तो ये कहा गया कि वो लेवियाथन स्टेट की फिर से पुनर्वापसी हो गई कि राज्य सब कुछ करे। तो यहां पर नव दक्षिण पंथ ने लेवियाथन स्टेट की बात की। और नारीवाद जो है वह
पितृसत्तात्मक राज्य, यहां पर मैंने हिंदी में गलत लिख दिया है, पितृतंत्रात्मक राज्य या पितृसत्तात्मक राज्य की क्या है, नारीवाद क्या है, बात करता है। तो राज्य की जो अवधारणा है वह प्लूरलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, लेवियाथन स्टेट और पैट्रियार्कियल स्टेट, इन चारों के संदर्भ में देखेंगे। प्लूरलिस्ट स्टेट उदारवाद, कैपिटलिस्ट स्टेट मार्क्सवाद, लेवियाथन स्टेट नव दक्षिणपंथ और पैट्रियार्कियल स्टेट नारीवाद के द्वारा ये राज्य की चार अवधारणाएं हैं। इसमें से एक प्रश्न में पूछ लिया गया। जहां तक बच्चों सरकार की बात है, तो उदारवाद के, क्लासिकल उदारवाद के अगर फॉर्म को आप देखेंगे तो हमेशा वो संवैधानिक सरकार की बात करता है, सीमित सरकार की बात करता है। इसके साथ ही क्लासिकल उदारवाद ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित सरकार के बजाय प्रातिनिधिक लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दरअसल उसको उन्होंने कहा, माना कि जनता की ज्यादा भागीदारी ठीक नहीं है, इसलिए जनता की सहमति से नीतियां बने, चुनाव हो और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन हो। तो क्लासिकल उदारवाद कभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मॉडल को एडवोकेसी नहीं करता है। क्लासिकल उदारवाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्वीकार करता है और प्रश्न में यह आया है प्रातिनिधिक सरकार। इसके साथ ही क्लासिकल उदारवाद को असीमित शक्ति वाली सरकार से डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा ताकत वाली जो सरकार होगी वो खत्म कर देगी। इसलिए क्लासिकल उदारवाद सीमित सरकार की अवधारणा को स्वीकार करता है। क्लासिकल उदारवाद प्रातिनिधिक सरकार की अवधारणा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार की प्रणाली के बजाय प्रातिनिधिक लोकतंत्र की सरकार की प्रणाली को स्वीकार करता है। और आधुनिक जो उदारवाद है वो सीमित या पुलिस राज्य के बजाय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है। अब यहां पर आप प्रश्न को देखें, प्रश्न में प्रतिनिधि सरकार आ गया तो ये इंडोर्स होता है कि प्रतिनिधि सरकार क्लासिकल उदारवाद मानता है। लोक कल्याणकारी राज्य, ये आधुनिक उदारवाद जो 20वीं शताब्दी का उदारवाद था, जो क्लासिकल उदारवाद के बाद आया, वह स्वीकार करता है। और सीमित सरकार ये क्लासिकल उदारवाद के द्वारा माना जाता है। तो यहां पर बुर्जुआ मार्क्सवाद से जुड़ गया और ये तीनों उदारवाद से जुड़ गए। तो दोनों तरीके से कि यह नहीं होगा और दूसरा तरीका यह होगा, उदारवाद से इसका मेल है, इस आधार पर हम लोग इसका उत्तर क्या है दे सकते हैं। अब इसके साथ ही चौथे सवाल पर आए हम लोग कि कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन उदारवादी सिद्धांत करता है। यह स्पेसिफिक रूप से जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने कहा था कि समुदाय जो होता है वो अपनी रखवाली के लिए पहरेदार रखता है और फिर पहरेदार को देखता है। दरअसल इसको थोड़ा सा हम लोग और समझें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका, नाइट वॉचमैन स्टेट का जो कॉन्सेप्शन है वो लॉक ने दिया था। लॉक उदारवाद के जन्मदाता कहे जाते, उदारवाद के पिता कहे जाते हैं। लॉक ने कहा कि ऑर्डर, स्टेट का काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉक ने कहा कि स्टेट का काम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, इन्फोर्स कराए, और स्टेट का काम है कि वो सिक्योरिटी को बनाए रखे। तो लॉक यहां पर ये तीनों काम दे रहे थे, ये पुलिस स्टेट का काम है। इस तरह से जो शुरुआती उदारवाद था वह स्टेट को एक लिमिटेड फंक्शन से ही जोड़ना चाहता था। बाद में जो आधुनिक उदारवाद आया उसने स्टेट को कल्याणकारी राज्य की भूमिका से जोड़ा, कल्याणकारी जो राज्य है उस राज्य की भूमिका से क्या है जोड़ा। तो इस तरह से यहां पर बच्चों हम लोग इस बात को क्या है, इसको क्या है बताएंगे। तो ये चौथे सवाल का उत्तर हो गया। फिर हम लोग यहां पर अब इस सवाल को फिर आप देख लीजिए, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत,
आदर्शवादी सिद्धांत, इसमें उदारवादी सिद्धांत यहां पर क्या उत्तर होगा। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत ये वास्तव में रात्र के पहरेदार की भूमिका से बिल्कुल अलग है, क्योंकि रात्र के पहरेदार की भूमिका सीमित राज्य की अवधारणा है, तो ए वाला होगा ही नहीं। रात्र के पहरेदार की भूमिका नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय को लागू करने वाले, सोशल इंजीनियरिंग करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में राज्य की अवधारणा को समाजवाद मानता है। और आदर्शवाद तो राज्य को सब कुछ मानता है या राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, तो इसलिए यहां पर ये नहीं हो सकता, ये बाकी नहीं हो सकते, इसमें केवल उदारवादी सिद्धांत तो होगा। इस बात को आप समझें। अगला सवाल है कि उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। व्यक्तिक स्वतंत्रता उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। सामाजिक न्याय यह केवल और केवल आधुनिक उदारवाद का एक सिद्धांत है। समानता समाजवाद का मौलिक सिद्धांत है, वह उदारवाद का मौलिक सिद्धांत नहीं है। और राष्ट्रवाद फांसीवाद जैसी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है और दूसरी विचारधाराओं में भी माना जाता है, लेकिन उदारवाद का यह मौलिक सिद्धांत नहीं है। यहां पर इसको थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं। और इस समझने में क्या है कि उदारवाद के मौलिक सिद्धांत 5 हैं: व्यक्ति, स्वतंत्रता, विवेक, न्याय और सहिष्णुता। जो प्रश्न में है उसमें अगर हम लोग फिर देखें तो ये पांचों चीजें आपको याद, तो व्यक्तिक स्वतंत्रता मैच कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सर आप न्याय तो कह रहे हैं लेकिन सामाजिक न्याय को नहीं मान रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदारवाद का शुरुआती जो रूप था उसने लीगल जस्टिस को तो स्वीकार किया, लेकिन उसने सोशल जस्टिस की अवधारणा को क्लासिकल उदारवाद स्वीकार नहीं करता है। इसलिए यह उदारवाद का सर्वसम्मत और मान्य सिद्धांत नहीं है। क्लासिकल उदारवाद और नव उदारवाद ये दोनों सोशल जस्टिस को नहीं मानते हैं, इसलिए सोशल जस्टिस उदारवाद के मौलिक और आधारभूत सिद्धांतों में नहीं है। समाजवाद का वह एक सिद्धांत है, समाजवाद का एक आधारभूत सिद्धांत है। उदारवाद न्याय की बात करता है, लेकिन वो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की भी बात करता है। शुरुआती उदारवाद वह लीगल जस्टिस की बात करता है, लेकिन वो सोशल जस्टिस की क्या है बात नहीं करता है। इसलिए सामाजिक न्याय के संदर्भ में आपको ये बात बिल्कुल क्या स्पष्ट होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने ये किया। समानता जो है यह क्या है, समाजवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय सिद्धांत है। और राष्ट्रवाद अगर विचारधारा की दृष्टि से देखेंगे तो फांसीवाद के एक आधारभूत सिद्धांत में है। राष्ट्रवाद और भी विचारधाराएं मानती हैं, लेकिन ये उदारवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं। उदारवाद कई बार बहुलवाद की भी बात करता है। समाजवाद भी शुरू में अंतरराष्ट्रवाद को स्वीकार करता था। इसलिए जो मूल्य बहुलवाद को स्वीकार करते हैं या फिर एक ऐसे राज्य की बात करें जो एकल सांस्कृतिक न होकर बहुसांस्कृतिक राज्य है, वहां पर राष्ट्रवाद का कम से कम जातीय किस्म का जो राष्ट्रवाद होता है वह सुसंगत नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रवाद उदारवाद का मौलिक सिद्धांत नहीं है। इस बात को भी जानना क्या है, बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको बताया। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का, यहां पर जस्ट मिनट, हम लोग 6 के बाद जो है, हाँ 6वां प्रश्न, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है। अभी जब मैं आपसे एक प्रश्न डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्रता विवेक, ये विवेक जो है ये उदारवाद का एक मौलिक सिद्धांत है। उदारवाद का यह क्या है, एक मौलिक सिद्धांत है। उदारवाद प्रबोधन युगीन विचारधारा भी है और यूरोपीय प्रबोधन का उस पर गहरा प्रभाव है। यूरोपीय प्रबोधन से उदारवाद में जो विशेषता आई वह विवेक की आई। इसलिए विवेक में आस्था यह उदारवाद का एक सिद्धांत है। इसलिए मानव विवेक में आस्था ये उदारवाद का सिद्धांत हो गया। समाजवाद जो है, जिसे हम लोग समाजवाद की क्या है यहां पर बात करें
तो समाजवाद के संदर्भ में जो यहां पर वैज्ञानिक जो समाजवाद है, या फांसीवाद में तो मनुष्य के विवेक ही नहीं बल्कि विवेक विरोधी सिद्धांत है, तो फांसीवाद तो हो ही नहीं सकता। समाजवाद जो है उसमें भी कहीं ना कहीं मानव विवेक में आस्था के तत्व को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिस रूप में उदारवाद में स्वीकार किया गया है। और वैज्ञानिक समाजवाद के संदर्भ में भी हम ये बात कह सकते हैं। दरअसल वहां पर हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए जाते हैं उन सिद्धांतों में ज्यादा भरोसा है, मानव विवेक में आस्था पर वे क्या है इतना बल नहीं देते हैं। तो इस बात को यहां पर हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग यहां पर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिक स्वतंत्रता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद के खास किस्म में माना गया, पंथ निरपेक्षता मानववाद का मूलभूत सिद्धांत रहा है जो सेकुलर ह्यूमनिज्म आया, और समानता समाजवाद का मूलभूत सिद्धांत रहा है। इसलिए यहां पर आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिक स्वतंत्रता है, मिश्रित व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समानता, यह क्या है? यह हम ये कहेंगे कि समाजवाद से एक जुड़ा हुआ है, ये बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और ये पंथ निरपेक्षता जो है जो पंथ निरपेक्षता मानववाद का जो सिद्धांत रहा है उस मानववाद के सिद्धांत से क्या है जुड़ा रहा है। यहां पर हम लोग बच्चों 8वें सब प्रश्न को लेते हैं। 8वां जो प्रश्न है, जस्ट ए मिनट, एक प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो आप सभी को पता है कि राज्य का उदारवादी सिद्धांत उपयोगितावाद है, और उदारवाद कभी भी समूहवाद को नहीं मानेगा, वह व्यक्तिवाद को मानेगा। तो व्यावसायिक समूहवाद हो ही नहीं सकता। श्रेणी समाजवाद ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेणी समाजवाद उदारवाद से बिल्कुल भिन्न, गिल्ड सोशलिज्म उससे भिन्न है, फांसीवाद उससे भिन्न विचारधारा है। दरअसल क्लासिकल उदारवाद के एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में उपयोगितावाद रहा है जर्मी बेंथम का, जेम्स मिल का, जेएस मिल का। और उपयोगितावाद के आधार पर ही दरअसल जो सरकार के प्रति या प्रातिनिधिक लोकतंत्र के प्रति जो उदारवाद में एक संतुलन आता है, या उदारवाद में जो एक बात आती है, उसे उपयोगितावाद के सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाता है। उदारवाद ने व्यक्ति की समानता की जो बात की, राजनीतिक समानता की जो बात की, वह बल भी उपयोगितावाद से कह जुड़ा हुआ है। उपयोगितावाद ने दरअसल नीतियों, सरकारों और कार्यों के मूल्यांकन का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत दिया, और उपयोगितावाद के इस सिद्धांत को उदारवाद ने अपनी संस्थाओं पर क्या है, उदारवाद के तहत जो संस्थाएं निर्मित हुई उस पर लगाया गया। उपयोगितावाद के द्वारा ही उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से आगे निकलकर व्यक्तिवाद को मनुष्य के सुख और दुख के अनुभव करने की योग्यता के आधार पर प्रतिपादित करता है। जैसे लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर व्यक्तिवाद की संकल्पना को पुष्ट किया था, लेकिन बेंथम ने व्यक्तिवाद को मनुष्य के सुख और दुख के अनुभव करने की और उसमें सुख के पीछे भागने और दुख से बचने की उपयोगिता के संदर्भ में प्रतिपादित किया। तो उपयोगितावाद ने जो प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर जो व्यक्तिवाद था, उस व्यक्तिवाद को हटाकर मनुष्य के सुख और दुख के अनुभव और उसकी सुखों की उपयोगिता के आधार पर उदारवाद को क्या स्थापित किया। इसलिए यहां पर यह राज्य का क्या है, या यह एक उदारवादी सिद्धांत माना जाता है, इस बात को आप जान रहे होंगे। और इसके साथ ही बच्चों यहां पर कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। सकारात्मक उदारवाद 20वीं शताब्दी का उदारवाद है।
सकारात्मक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के नकारात्मक रूप में स्वीकार नहीं करता। यह सकारात्मक उदारवाद सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के संदर्भ में है। तो जब आप ये कहेंगे कि स्वतंत्रता सकारात्मक है, तो इसका मतलब यह है कि आप इस बात को नहीं कहेंगे कि राज्य व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध न लगाए। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य कर सकता है, इसलिए वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। यहां पर ये दोनों कथन सही हैं, और जो रीजन इसमें दिया गया है वह पहले वाले कथन की क्या है, वह क्या है, सही व्याख्या है। तो ये मैंने आपसे 10 प्रश्न डिस्कस किए, और इस तरह से अब तक मैंने 30 प्रश्न उदारवाद पर विभिन्न वर्षों की परीक्षा में जो पूछे गए हैं वे प्रश्न क्या है आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अगले क्लास में मैं बचे हुए प्रश्नों को क्या है भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।